चालू और कम से कम 12-13 बच्चे अंदर थे, जिसमें से 4 ही 5 कूद पाए। ध्यान दे दिए होते तो आज इतने सारे बच्चे सब बच गए होते, मेरा बेटा भी जिंदा हो गया। भीषण आग इसी हिस्से से ऊपर की तरफ चढ़ी थी, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नमस्कार, वक्त हो गया है 3 का तरकश का। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कटिवार। बड़ा अफसोस होता है ये कहते हुए कि हम घटनाओं से सबक नहीं लेते। हादसों में जान गंवाने वाले मौत का एक आंकड़ा बनकर रह जाते हैं और एक के बाद एक सामने आने वाली घटनाएं इस तरफ इशारा कर रही हैं। एक बार फिर से कई परिवारों के सपने राख हो गए हैं और एक बार फिर सवाल वही कि आखिर हमारे शहरों में लोगों की जान इतनी सस्ती क्यों है। दिल्ली के मालवीय नगर में 3 जून को हुए भीषण अग्निकांड में 23 लोगों की मौत हुई थी। उस हादसे के बाद सुरक्षा इंतजामों, फायर ऑडिट और नियमों के पालन को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन 20 दिन नहीं बीते हैं अभी। सिर्फ 20 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक और दर्दनाक अग्निकांड में 15 लोगों की मौत हो गई। इस बार हादसा कोचिंग सेंटर में हुआ। ये तस्वीरें जो लगातार स्क्रीन पर नीचे आपके लिए फ्लैश कर रहे हैं, ये सिर्फ चेहरे नहीं हैं, ये सवाल पूछते हुए वो चेहरे हैं जिन पर आज सवाल यही कि भविष्य संवारने के लिए जिन्होंने कोचिंग सेंटर का रुख किया, उन्हें क्या पता था कि मौत उनका इंतजार कर रही है। होता क्या है, हर हादसे के बाद बड़ी जांच बैठती है, जिम्मेदारों की पहचान होती है, कार्रवाई के आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या कार्रवाई हादसे से पहले होती है जो होनी चाहिए? क्या फायर सेफ्टी के नियम केवल कागजों तक सीमित हैं? क्या इमारतों की नियमित जांच होती है? और अगर होती है तो फिर इस तरह की घटनाएं बार बार सामने क्यों आ रही हैं? देश के अलग अलग शहरों में हॉस्पिटल्स हो, कोचिंग सेंटर हो, मॉल हो, फैक्ट्री हो, रिहायशी इमारतें आग की घटनाओं का शिकार हो रही हैं और हर बार कुछ परिवार अपनों को खो देते हैं, सिस्टम जिम्मेदारी से बचता नजर आता है। तो आज 3 का तरकश में इसी विषय पर हम करेंगे बड़ी डिबेट, भ्रष्ट सिस्टम जिसने जिंदा जला दिया है। हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ हमारे साथ अजय दुबे, सीधे उनका रुख करते हैं। अजय, पहले तो ये बताइए, अभी 24 घंटे का वक्त बीतने वाला है इस घटना को लेकर। जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों की जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जो उनका पक्ष निकलकर सामने आ रहा है, बेहद तकलीफदेह है। लेकिन जिम्मेदारी किस हद तक तय हुई, ये बड़ा सवाल है। एक इमारत जिसको रेजिडेंशियल नक्शे पर पास किया जाता है, वहां पर कमर्शियल यूज हो रहा है। बिल्कुल, देखिए कल के दिन ठीक इसी समय हम उस जगह पर पहुंचे थे और जब हमने तस्वीरें देखी थी, जो हाहाकार हमने देखा था, परिजन एक बच्चे के मुझे मिले थे उस दौरान और जिस उम्मीद में वो इमारत की तरफ देख रहे थे, मैंने पूछा कि कोई जानने वाला है क्या, तो आंखों में आंसू भर के उनके मुंह से निकला कि मेरा बेटा फंसा है, उसका फोन आया था। तो वो दर्दनाक तस्वीरें थी, उसका दर्द, वो जो चीजें थी, वो जो घटनाक्रम था, जो कोलाहल था, वो अब तक कानों में गूंजता है। लेकिन महत्वपूर्ण ये कि शासन ने क्या सीखा इस घटना से। सीखा कि लगातार पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों पर हम देख रहे हैं फायर ब्रिगेड की टीमें जांच करनी है, लेकिन सवाल ये कि उस पूरी इमारत में, सामान्यतः कॉमर्शियल बिल्डिंग्स में पाइपलाइन देखने को मिलती है, मोटी मोटी रेड कलर की पाइप्स होती हैं, हर जगह पर आग बुझाने के संयंत्र लगाए जाते हैं। लेकिन इस पूरी इमारत में मैं अंदर भी गया, एनडीटीवी ने एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई, ग्राउंड फ्लोर से लेकर 3rd फ्लोर तक, जहां 15 लाशें मिली वहां तक चलकर गए, लेकिन कहीं भी आग बुझाने का एक यंत्र देखने को नहीं मिला, कहीं भी एक पाइप देखने को नहीं मिली, कहीं जो छतों पर आग बुझाने के संयंत्र लगाए जाते हैं वो देखने को नहीं मिले। तो सीधे तौर पर ये एक लूट थी, एक तरीके का, जो वहां पर दुकान चलाई जा रही थी और परमिशंस थी नहीं थी वो एक बात की बात है, लेकिन जो ऑडिट, सेफ्टी ऑडिट बार बार करते हैं, जो शासन इस तरीकों की चीजों को लेकर दावा करता है, वो कहा था। 15 लोगों की जान चली गई, रोते बिलखते परिजन अस्पतालों में, जिस जगह पर अंतिम संस्कार होने उन जगहों पर देखते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से फेलियर सिस्टम का इन 15 लोगों की जान की जानिब है। बिल्कुल, और इसीलिए जवाबदेही तय होनी बहुत जरूरी है। एक्शन ऐसे लिए जाएं जो मिसाल बन जाएं, और इसीलिए इस विषय पर हम बात करने के लिए इस वक्त अलग अलग पक्षों से भी चर्चा कर रहे हैं। शुक्रिया अजय आपका इस जानकारी के लिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आरएलडी से मलुक नागर इस वक्त आ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट समीर चौगांवकर हमारे साथ हैं, फायर सेफ्टी एक्सपर्ट आरसी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी से विशाल लोधी आ गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर अनुराग भदौरिया, मैं आपका रुख करती हूँ। एक बेहद दर्दनाक घटना जो इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई, 15 लोगों की जान चली गई। कहां पर आप चूक देख रहे हैं
क्यों इस तरह की घटनाओं पर लगाम नहीं लग पा रही है? देखिए, जिस तरह की दर्दनाक घटना हुई है, मैं नहीं समझता कि देश का कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसका दिल दहला नहीं होगा, जिसको तकलीफ नहीं होगी। 19, 20 साल, 21 साल के बच्चे कोचिंग सेंटर में जाते हैं सीखने के लिए, और जिस तरह की घटना आपके रिपोर्टर ही बता रहे हैं, हम लोगों को भी कल जो देखने को मिला, जिस तरह से दर्दनाक वहां पे आग लगी, बच्चे कैसे वहां से भागे। कुछ बच्चे फोन करके कह रहे थे, पापा आग लगी, मुझे बचा लो। वो शब्द क्या रहे होंगे, कैसे दर्द से गुजरे होंगे। बाद में कार्रवाई हुई और होनी भी चाहिए, लेकिन उसके पहले ही क्यों नहीं ये जो जूनियर इंजीनियर होते हैं, जो एलडीए के होते हैं, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के होते हैं, या जो लोकल वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो इस तरह की जो कोचिंग सेंटर चलते हैं या इस तरह की जो एक्टिविटीज इस तरह की बंद बिल्डिंग में होती है रेसिडेंशियल इलाके में, तो मुझे लगता है पहले से अगर इसके बारे में पूरी अगर जांच पड़ताल होती रहे, पूरी इनकी इंक्वायरी होती रहे, तो शायद ऐसी घटना होने से बच जाती। अगर ये चीज पहले ही देख ली जाती कि भाई ऐसी बिल्डिंग में ये क्लासेस चलती है, यहाँ फायर सेफ्टी नहीं है, यहाँ पे एग्जिट नहीं बने हुए हैं, 2-3 एग्जिट है नहीं, और बच्चे आते हैं तो बच्चे बैठते होंगे, तो कहीं ना कहीं ये किसी न किसी वजह से यहाँ तो भ्रष्टाचार होगा ना। कोई आता भी होगा तो किसी प्रकार से उससे अपनी बातें कर लेते होंगे, फिर सिस्टम में अपना उनका क्लास चलती रहती है। जिसका भी ऑडियो तेज है प्लीज म्यूट कर लीजिएगा, क्योंकि आवाज में डिस्टर्बेंस आ रही है। हाँ, उसकी भी चलती रहती होगी। मुझे लगता है कि इस तरह की एक्टिविटी जो नहीं चलनी चाहिए थी ना, तो सवाल उठता है कि सरकार, ऐसे भी घटना पहले भी कई हुई और बात आई, फिर दोबारा अभी तक की जांच से आप संतुष्ट हैं? देखिए, अभी तक की जांच से संतुष्ट होना नहीं होना, 15 बच्चों की जान गई है। हम लोग इस पे कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहते, क्योंकि जिनके बच्चों का परिवार में जिनके बच्चे जाते हैं, उनके परिवार पे क्या गुजरती है, पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा कहते हैं ना, वो जो उनका गांव होता है या मोहल्ला होता है, बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें राजनीति नहीं करनी, लेकिन मेरा सवाल वही है, क्या सरकार जिम्मेदार लोगों को हमेशा, जब ऐसी घटनाएं होती हैं, दिल्ली में भी हुई थी घटना, आपने देखा था, वहां भी इस तरह से यही सवाल हम भी उठा रहे हैं मलुक नागर जी। और जब वहां नहीं, एक सेकंड, जब वहां पे लोगों की जाने गई थी, उस समय पे सरकार के अधिकारियों को चेतना चाहिए था कि भाई इस तरह की हमारे यहाँ तो नहीं है। अगर उसको सैनिटाइज कर लेते पहले से, इन सब बिल्डिंगों की रेकी कर लेते, मैं इन्हीं सवालों को लेके जा रही हूँ, इनके पेपर चेक कर लेते, व्यवस्थाएं देख लेते, तो शायद ये घटना से बच जाते हम लोग। जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों को क्या जवाब देगा इस देश का सिस्टम, यहाँ की सरकार क्या जवाब देंगे? कौन है जिम्मेदार? एक चीज और, एक लाइन और है, जेनरिक बात तो नहीं हो सकती ना मलुक नागर जी। ठीक है सर, नहीं, एक लाइन और है मीनाक्षी, एक लाइन और है, ज्यादा नहीं, उसके बाद आप उनसे पूछ लीजिएगा। और जब भी जिम्मेदारी की बात होती है, जवाबदेही की बात होती है, तो मैं तो कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आते नहीं है। आज तो उनको आना चाहिए था ना भाई, बच्चे तो हम सबके है ना, उनको जो दर्द हमें हो रहा है वो दर्द उनको भी आके बयान करना चाहिए ना कि कहाँ क्या तकलीफ है। तो जब भी जवाबदेही की बात होती है वो गायब हो जाते हैं। आप देखो गायब है। इसे राम मंदिर पे जब हमने वहाँ पे देखी दान पात्र में चोरी की बात जब आई, तब भी जवाबदेही से गायब है। तो मैं कह रहा हूँ जवाबदेही से तो मत भागिए ना, कम से कम जो हुआ है हम सबको मिलकर ही फेस करना है। ठीक है सर, मैं बाकी वक्ताओं के पास जाऊंगी। मलुक नागर जी, बीजेपी को हमने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया था, वो उनके गेस्ट नहीं आए, उनके प्रवक्ता नहीं आए। इन 15 परिवारों को हम क्या जवाब देंगे सर? क्या बताएंगे क्यों उनके बच्चों की जान चली गई? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? उन्होंने तो पढ़ने के लिए भेजा था ना अपने बच्चों को। 20 से 25 साल है उम्र मरने वालों की। देखो मीनाक्षी जी, यूपी, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, यहाँ से आने वाले परिवार है सबके साथ। मीनाक्षी जी, एक तो जो घटना घटी है वो बिल्कुल हिला देने वाली है, और बच्चे किसी के भी हों, हमारे हों, आपके हों, किसी के हों, आपके रिश्तेदारों के हों, हमारे रिश्तेदारों के हों, किसी के साथ भी ऐसी घटना घटेगी तो इससे बड़ी कोई घटना हो ही नहीं सकती, और इसकी जिम्मेदारी से भी भागा नहीं जा सकता। अब बात ये आती है कि ऐसी घटनाएं क्यों ज्वाइन कर रहे ना सर? डिबेट तो नहीं ज्वाइन कर रहे। देखने में बीजेपी के प्रवक्ता डिबेट नहीं ज्वाइन कर रहे। देखिए, जो मुझे लग रहा है, आप जो काम की बात है उस पर तो आ जाए ना। मुझे जो लगता है कि जो इसका नक्शा पास है रिहाइश का, और उसमें कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, तो जो वहां के ऑफिसर्स की मिली भगत से जो ये चल रहा है, तो उन ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है, और कार्रवाई करी भी जानी चाहिए, और भी ज्यादा सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और मैं तो अपना आरएमडी का, आपकी बात अपनी जगह सही है मलुक नागर जी, आपकी बात अपनी जगह सही है,
लेकिन जब मौत हो जाएगी, बात तो खत्म जब करो। हादसा हो बात- जाएगा, आपकी बात जब का 15 जवाब लोगों की जान चली आपकी जाएगी, बात का उसके जवाब बाद दो। जिम्मेदारियां तय होंगी आपकी क्या? बात का- इसी पर तो सवाल पूछे जा रहे हैं। आपकी बात का जवाब दो। 20 दिन नहीं हुए सर, दिल्ली की घटना इसी पूरे पैटर्न पर नहीं, आग लगी कि नियमों की अनदेखी हो रही है, फायर सेफ्टी के नियम फॉलो नहीं हो रहे, जिस नियम के आधार पर वहां पर जो है होटल चलना चाहिए था वो नहीं चल रहा, सब नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लेकिन कीमत किसने चुकाई? 20-21 लोगों की मौत हो गई थी ना उस हादसे में भी, यहां 15 बच्चों की जान चली गई। हादसे होने के बाद जिम्मेदारी तय होगी क्या इस देश में अब? नहीं देखिए, ये आपकी बात से हम सहमत हैं कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है और इस पे एक्शन होना चाहिए। जिस बिल्डिंग में आपका एनडीटीवी का ये पूरा स्टूडियो है, क्या आपके स्टूडियो वाली बिल्डिंग में कितना कंप्लायंस हो रहा है, किस चीज के लिए नक्शा पास है, क्या एक्टिविटी हो रही है, वहां आग लग जाए तो क्या फायर की गाड़ी जा सकती है? तो अगर रेजिडेंशियल के लिए पास हुआ और कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही है तो जो अथॉरिटी है वहां की, लखनऊ की, उसके जो अधिकारी हैं उनकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बैठती है और इसीलिए उनको सस्पेंड भी करा गया है, इसीलिए एफआईआर भी करी गई है और एफआईआर करी भी जानी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई इसमें विशाल लोधी जी, ताकि मनोज नागर जी कह रहे हैं कि ठीक है, ऑडिट करवाइए, जांच करवाइए, सब करवाइए और उसके आधार पर ठीक है जो जिम्मेदारी है वो तय की जाए। लेकिन इस तरह की घटनाओं पर कैसे रोक लगेगी? इन 15 लोगों के परिवारों को आज ये देश क्या जवाब देगा? मीनाक्षी जी, पहले तो मैं निःशब्द हूं। ये घटना जो है इतनी झकझोर देने वाली घटना है और ये मेरे घर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे है और ये पूरा जो एरिया है, ये पूरे एरिया की यदि बात करते हैं तो ये बहुत ही यहाँ पर काफी शोरूम है, काफी कोचिंग्स हैं। आज मैं आपको छोटी सी बात की ओर केंद्रित करना चाह रहा हूं। मैं आपको थोड़ा समय लूंगा। अभी आप खुद बोल रहे थे कि दिल्ली में 3 जून 2026 जो घटना होती है मालवीय नगर में जिसमें 21 लोगों की मौत होती है। फिर यदि मैं देखता हूं तो 12 जून 2026 में घटना होती है गोविंद नगर में जिसमें 4 लोगों की मौत होती है। टोटल 2019 से लेकर 2026 तक जो दिल्ली में 543 लोगों की आगजनी से मृत्यु हो जाती है। ये हमारे देश की राजधानी है। आप उत्तर प्रदेश की राजधानी पे आते हैं, अभी कुछ ही 1 महीना नहीं बीता था, इसी घटना से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पे विकास नगर का नाम का एक एरिया है जो रिंग रोड से जुड़ा हुआ है। वहां पे 200 से 300 झुग्गी झोपड़ियां जल के खाक हो जाती हैं और उसमें 3 से 4 अनुमानित बच्चों की जो आकलन दिया गया है वो मौत हो जाती है। उसके बाद आज ये घटना हम लोग के सामने है। यहाँ पे 15 बच्चे, आज उनके माँ बाप से पूछिए जिनके बच्चे खोए हैं, उनकी मौत हो जाती है। पूरे लखनऊ में 3472 घटनाएं 1 साल में हो रही हैं। हाँ। तो आप सोचिए कि पूरे प्रदेश में आंकड़ा है 3 से 3.5 लाख की घटना हो रही। ये आंकड़ा इसलिए बता रहा हूं कि इस घटना को सिर्फ हम लोग इस कोचिंग सेक्टर तक सीमित ना किया जाए। अब देखिए ये जो बिल्डिंग है, ठीक है, ये जो बिल्डिंग है रामेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कॉलेज के मालिक वीरेंद्र शुक्ला की है और पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर वीरेंद्र समेत 4 आरोपियों को इस मामले में अरेस्ट भी किया है। एलडीए के 4 अफसर सस्पेंड कर दिए गए हैं, 16 अफसरों पर भी कार्रवाई हो सकती है। इस तरह की खबरें सब निकल कर आ रही हैं। लेकिन जहां पर लापरवाही हुई, फायर सेफ्टी की व्यवस्था नहीं थी, इमरजेंसी गेट नहीं था, सोचिए आप, छत का दरवाजा बंद था और इसलिए वहां पर जो बच्चे फंसे थे वो बाहर निकल नहीं पाए। मृतकों में यूपी के 11, पश्चिम बंगाल के 2, मध्य प्रदेश और हरियाणा के 1-1 लोग शामिल हैं। उम्र 20 से 30 साल के बीच है। हमारे साथ यहाँ पर फायर सेफ्टी के एक्सपर्ट भी इस वक्त मौजूद हैं। और सर आपसे मेरा आरसी शर्मा जी सीधा सवाल ये है, आज जब इन 15 बच्चों की जान चली गई उसके बाद सर जिम्मेदारी तय होने की बात हो रही है, लेकिन एट फर्स्ट प्लेस, प्रथम दृष्टया जिस तरह की लापरवाहियां दिखाई दे रही हैं, इसे तो गैर इरादतन से भी किसी बड़ी कैटेगरी में जाना चाहिए अपराध की। देखिए, मैं इसका इस तरह का आंसर तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन टेक्निकली जो फायर इस बिल्डिंग में लगती है, ये तो कॉमन बात है, कहीं भी लग सकती है आग। इस बिल्डिंग में बहुत अच्छा सब कुछ सिस्टम है, आग वहां भी लग सकती है। लेकिन आदमी की किसी बच्चों की जान जाना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। और इसके मुख्य कारण जो है, पहले तो जो बिल्डिंग बनी है, अगर वो जिस तरह का प्रयोग हो रहा है बिल्डिंग का उसी हिसाब से बनी है तो उसमें प्रॉपर मींस ऑफ एस्केप, उसमें स्टेयरकेसेस, उनकी चौड़ाई, उनकी रखरखाव, वो सारा एक प्रेस्क्राइब होता है। अगर उसके नॉर्म्स फॉलो किए गए हैं तो ये जान जाने वाला सीन जो है नहीं आना चाहिए।
दूसरी बात, बिल्डिंग बन गई है, अगर उसका वो किसी और पर्पस के लिए मान लीजिए रेजिडेंशियल बनाया और उसको आपने कोचिंग शुरू किया है, तो उसमें दिक्कत आएंगी, क्योंकि उसके जीने की चौड़ाई शायद उतनी नहीं होगी जो कि होनी चाहिए। उसके बाद मीन्स ऑफ एस्केप का जो है, जो बिल्ट इन फैसिलिटीज हैं, जब जान की बात करते हैं कि जान के नुकसान की बात करते हैं, तो फायर फाइटिंग सिस्टम्स वो बाद में आते हैं, पहले होता है मीन्स ऑफ एस्केप। अगर उसे सीढ़ियां जीने प्रॉपर बने हुए हैं, अल्टरनेट मीन्स ऑफ एस्केप है, और आपने जो बताया कि ऊपर का दरवाजा बंद था, अगर वो बंद नहीं होता तो शायद ये इतने लोगों की जान नहीं जाती। तो बिल्डिंग में एक सिस्टम का प्रोवाइड करना और उसका रख रखा ठीक ठाक रखना, ताकि अगर इमरजेंसी हो नजर में इस तरह की घटनाएं बार बार सामने क्यों आ रही हैं? चाहे दिल्ली का मामला हो, चाहे लखनऊ का मामला हो, क्या ये जो एक चलता है एटीट्यूड जो होता है ना, हर चीज को एज ग्रांटेड लेना, आपको लगता है कि ये काफी हद तक सिस्टम के भीतर दाखिल हो चुका है? समय समय पर ऑडिट चेक्स क्यों नहीं हो रहे हैं? एक पहले नहीं, ऑडिट तभी होगा अगर, देखिए ये बिल्डिंग में रूल रेगुलेशन, ये फायर सर्विस का जो सब्जेक्ट है स्टेट सब्जेक्ट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इसमें रूल नहीं चलता है। तो स्टेट ने जो रूल बना रखे हैं, जो अपने बिल्डिंग बायलॉज हैं या जो एक्ट्स हैं, उसके में जो जो प्रावधान किया गया है, पहली बात तो वो फॉलो हो रहा है कि नहीं। ठीक है सर, थोड़ा आपके फ्रेम में इसमें मैं लौटती हूं आपके पास। समीर चौगावकर जी, सर बहुत से बच्चों की मौत जलकर नहीं हुई, दम घुटने से भी हुई है, क्योंकि बाहर निकल नहीं पाए, छत से भाग नहीं पाए, कोई एग्जिट रूट नहीं मिल पाया। सोचिए क्या बेबसी उस वक्त रही होगी। और जितनी बार अब ये बातें निकलकर सामने आई हैं कि मौत किन परिस्थितियों में हुई, क्या बीत रही होगी उन परिवारों के ऊपर, उनसे नजरें मिलाने के लायक आज की तारीख में नहीं है यहाँ का सिस्टम। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम घटनाओं से सबक ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, या मौत सिर्फ इस देश के लिए अब एक नंबर बन गई है? कोई कीमत है जान की या नहीं है? मीनाक्षी, हम पहली बार इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं और अंतिम बार भी इस घटना पे हम चर्चा नहीं करेंगे। ये घटनाएं होती रहती है। अगर आप देखें 2024 में, इसके पहले झांसी में जब अस्पताल में आग लग गई थी तो 10 बच्चे जल के मरे थे। अगर दिल्ली की बात करें तो अभी 2024 में राजेंद्र नगर में जो कोचिंग सेंटर के अंदर जो पानी भर गया था बेसमेंट में, उसमें 3 छात्र मर गए थे। तो मुझे लगता है कि ये घटनाएं लगातार होती रहती है। मुझे लगता है कि सरकार जब तक इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेगी, हालांकि योगी आदित्यनाथ ने बहुत गंभीरता से लिया है, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने पूरे राज्य के अंदर ऑडिट करने के निर्देश दिए हैं, तमाम ऐसी बिल्डिंग को सील करने का आदेश दिया है। कानपुर में खबर आ रही है कि 25 से ज्यादा बिल्डिंगों को सील कर दिया गया है। तो योगी सरकार एक्शन ले रही है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए योगी सरकार को अलग आयोग बनाना चाहिए और हर सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट को अब सारे स्कूल का ऑडिट कराइए, सारे अस्पताल का ऑडिट कराइए, सारे सिनेमा थिएटर्स का ऑडिट कराइए, सारे मॉल का कराइए, सारी बड़ी बिल्डिंग्स का कराइए, सारे अपार्टमेंट्स का कराइए, लोग जहां रहते हैं सबका कराइए। ऐसा नहीं कि आज अगर बच्चे का किसी इसमें इंस्टीट्यूट में जल गया तो आप इंस्टीट्यूट की जांच करवा रहे, बाकी सब छोड़ रहे। जितने एरियाज है आप सबका करवाइए और हर जांच सुरक्षित होना चाहिए। किस तरीके से अतिक्रमण होता है, परमिशन देने वाले अधिकारी कौन है, क्या उनके ऊपर कार्रवाई होती है? अधिकारी पैसा लेकर रिटायर होकर घर पर अपने आराम से रहते हैं और मासूम बच्चे उनके लापरवाही के कारण मर जाते हैं। 4 दिन बाद में चर्चा बंद हो जाती है, फिर अगली घटना होने पर उसकी चर्चा शुरू होती है। तो मुझे लग रहा है कि सारी राज्य सरकारों को इसको लेकर युद्ध स्तर पर कार्रवाई करना चाहिए और हर डिपार्टमेंट हो, हर सेक्टर हो, उसकी जांच हो, प्राइवेट कंपनियों की जांच हो, सरकारी विभागों की जांच हो, हाई राइज बिल्डिंग की जांच हो, स्कूलों की हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की हो, सबकी जांच हो, सुनिश्चित करें कि ऐसी घटना भविष्य की पुनरावृत्ति न हो। ठीक है अनुराग जी, क्लोजिंग। देखिए मीनाक्षी जी, बात यह है कि जो बड़े अधिकारी होते हैं कार्रवाई उन पे होनी चाहिए। जब बड़े अधिकारियों पे कार्रवाई होगी ना तो वो नीचे अपने आप अपने अधिकारियों को ठीक करेंगे। ये जो छोटी मछलियों के ऊपर कार्रवाई हो जाती है ना और बड़े बच जाते हैं, ये ठीक नहीं है। और इस तरह की जो घटनाएं बार बार होती, जैसे मैंने बोला लखनऊ के अंदर में एक होटल में भी हुई थी, लवाना होटल था, उसमें भी इस तरह की घटना हुई थी, उसमें भी लोगों की मौत हुई थी। तब घटना उस पर कार्रवाई हुई, उसके बाद फिर वो जैसे वहाँ कार्रवाई हुई उसके बाद फिर वहीं के वहीं पहुंच गया। अगर उसी समय जब कार्रवाई हो रही थी तो सारी बिल्डिंगों को देख लेना चाहिए था। जैसे मेरे साथी कह रहे थे, सभी जो कोचिंग सेंटर है या और जो इंस्टीट्यूट जो चल रहे हैं या जिस तरह की एक्टिविटी जो कंजेस्टेड इलाके में, और इसमें बहुत हार्ड एंड फास्ट की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ कंजेस्टेड इलाके भी तो जाना है, जहाँ कंजेस्टेड इलाके हैं, जहाँ पे कोचिंग सेंटर बहुत कहते हैं एकदम नैरो बिल्डिंग में चल रही है, जहाँ पे बड़ी मुश्किल से लोग चढ़ पाते हैं या उतर पाते हैं। तो इसको पता लगाना तो बहुत आसान है ना। तो जो बड़े अधिकारी बैठे होते हैं जो अथॉरिटी में, जैसे वीसी होते हैं या उनके बड़े पद पे होते हैं, उन पे कार्रवाई हो ना तो पता चले। एक्चुअल उन पे कार्रवाई होती नहीं है, बड़े अधिकारियों पे भी कार्रवाई नहीं होती है। उम्मीद तो फिर क्या होता है कि इस घटना से अब सबक लिया जाए और यहाँ से कम आगे के लिए मिसाल तय की जाए। लेकिन मेरे पास समय की कमी है। बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए इस खबर पर। लेकिन हम लगातार बने हुए हैं
एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, लेकिन ब्रेक के बाद आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी ने वहां से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट फाइल की है, किन परिस्थितियों में यह हादसा हुआ और उस हादसे के पीछे गंभीर जिम्मेदारियां किन की बनती हैं। सीधे लखनऊ से दिखाएंगे आपको रिपोर्ट, फौरन लौट रहे हैं ब्रेक के बाद। और इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली से एनसीआर से खबर, अचानक मौसम बदला है, तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में इस वक्त चल रही है। कई इलाकों में विजिबिलिटी तक घट गई। धूल भरी आंधी से यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और कई जगह पर बारिश की भी खबरें आ रही हैं। तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चली और अचानक ये मौसम बदला। चाहे आप दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें देखिए, आर.के. पुरम, अब्दुल कलाम रोड, छतरपुर, इंडिया गेट का इलाका, जहां पर तेज हवा अचानक चलने लगी और आंधी जैसी स्थिति बन गई। ट्रैफिक भी कई जगह पर बाधित हुआ है इस वजह से और दिल्ली के कुछ हिस्सों में विजिबिलिटी तक घटने की खबर सामने आ रही है। और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अश्विनी जुड़ गए हैं हमारे साथ। अश्विनी, दिल्ली के किस हिस्से से आप जुड़ रहे हैं और अभी क्या हाल है सड़कों पर? देखिए, मैं सेंट्रल दिल्ली में हूँ और इस समय यहाँ पे भी तेज रफ्तार से हवाएं हैं और बारिश भी हो रही है। मैं आपको तस्वीरों में अगर दिखाऊं तो काफी तेज हवाएं जो हैं चल रही हैं, उसकी वजह से सड़कों पर पानी की तो कम है, बारिश तो कम हो रही है, लेकिन हवाएं तेज है तो इसके कारण जो कुछ जगहों पर हमने देखा कि पेड़ जो है वो भी टूट के नीचे गिरे हैं। उसके अलावा देखिए इस तरीके से जो पानी है आपको सड़कों पर नजर आएगा और हवाएं अभी भी बहुत तेज है, जिसकी वजह से अचानक जो मौसम ने करवट ली एक तरीके से, तो उससे राहत जरूर मिलने वाला है। लेकिन ये जो हवाएं हैं उसकी वजह से जो बारिश है वो काफी देर तक नहीं टिकती हुई नजर आ रही, क्योंकि हवाओं ने काफी तेज रुख ले लिया है, जिसकी वजह से बारिश थोड़ी सी कम हो गई है। ये करीब 15 मिनट हो चुका है इस तरीके से बारिश चलते हुए और कुछ जगहों पर हमने जब देखा, रास्ते में आ रहे थे तो हमने कुछ जगहों पर देखा जो पेड़ हैं वो भी टूटे गए काफी, क्योंकि अचानक से जो तेज हवा आई उसकी वजह से काफी जगहों पर एक तरीके से नुकसान भी देखने को मिला है। मौसम विभाग कह तो रहा था काफी दिनों से कि मौसम में परिवर्तन आएगा, जो मानसून है वो खासकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के जो मध्य जो राज्य हैं वहां पे भी पहुंचेगा, लेकिन अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हुई थी। लेकिन आज एक तरह से कहें तो देखिए, मैं लगातार जब लाइव दे रहा हूँ तब तक बादल भी गरज रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो मौसम है वो कहीं ना कहीं आज एक तरीके से बारिश जो है वो बदल रहा है, काफी तेज बारिश होने की आशंका जी जताई गई, साथ ही हवाएं बहुत तेज चल रही है, जिसकी वजह से आपके पास अनुष्का भी जुड़ गई है हमारे साथ। अनुष्का, आप किस हिस्से में है दिल्ली के, वहां कैसा इस वक्त मौसम दिखाई दे रहा है? अनुष्का, आपको आवाज मिल रही है? लेकिन इस बीच देखिए तस्वीरें जो मिल रही हैं दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों से, आपको विजिबिलिटी भी कम दिखाई देगी और दूसरी तरफ धूल भरी आंधी की वजह से दूर दूर तक जहां तक नजर जा रही है, इंडिया गेट के आसपास का इलाका देखिए, छतरपुर का इलाका देखिए, जहां पर काफी कम हो गई है विजिबिलिटी और पूरा जो ये हिस्सा है वो धूल से भरा हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। अब्दुल कलाम रोड की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आर.के. पुरम की तस्वीरें देखिए, दक्षिण दिल्ली के इलाके। तो दिल्ली एनसीआर में अचानक मौसम का मिजाज बदला है। कॉल आया था पापा को, पापा बचा लो, और कम से कम 12-13 बच्चे अंदर थे, जिसमें से 4 ही 5 कूद पाए। ध्यान दे दिए होते तो आज इतने सारे बच्चे सब बच गए होते, मेरा बेटा भी जिंदा हो गया। भीषण आग इसी हिस्से से ऊपर की तरफ चढ़ी थी, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ अग्निकांड में 15 की मौत के बाद सिस्टम एक्शन में है। एसआईटी अपनी जांच में जुट गई है, एफएसएल अग्निकांड से जुड़े सबूत इकट्ठे कर रही है, पर इस सब से उन परिवारों का गम तो कम नहीं हो सकता जिन्होंने अपने होनहारों को कम उम्र में खो दिया। कई माताएं, पिता, रिश्तेदारों ने अपनों को अपनी आंखों के सामने बेबस देखा और इन्हीं में से एक था लखनऊ का 24 साल का आदित्य श्रीवास्तव, जिसकी मां के बयान ने पूरे रेस्क्यू पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आदित्य की मां ने कहा कि इन मौतों को रोका जा सकता था। नीलेश की बहन ने कुछ इसी तरह इशारा किया, तो वहीं अग्निकांड में जान गंवाने वाले सुखमनी के पिता ने बताया कि बेटे ने समय रहते कॉल किया था पर तब तक देरी हो गई। तो ये वो
फर्स्ट पर्सन अकाउंट हैं जो इस वक्त बता रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम की विभीषिका क्या है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर हमारे पास ये भी आ रही है कि लखनऊ अग्निकांड पीड़ित परिवारों का आरोप, मृतक आदित्य की मां का आरोप कि अगर समय पर ध्यान देते तो शायद बच्चे बच सकते थे। मृतक नीलेश की बड़ी बहन ने भी कहा कि फायर ब्रिगेड टाइम पर नहीं पहुंची। अग्निकांड पर चश्मदीद ये बड़ा बयान दे रहे हैं कि 45 मिनट देरी से फायर ब्रिगेड पहुंची, वरना शायद कुछ जिंदगियां बचाई जा सकती थी अगर समय रहते मदद मिल जाती। साहब आने वाले थे, किया जा रहा था, अगर उस टाइम उस तरह से ये भी ध्यान दिया जाता तो हो सकता है बच्चे बच जाते। फोन किसी का उठा नहीं पाया। पहले उसने बताया एक दो लोगों को, हमारी बड़ी बेटी थोड़ा ध्यान दे लिए होते तो आज इतने सारे बच्चे सब बच गए होते। मेरा बेटा भी आज जिंदा होता, मेरा बेटा भी होता दुनिया में। मेरी तो दुनिया उजड़ गई। बस उसका कॉल आया था पापा को कि पापा बचा लो। जो मेरा भाई अंदर फंसा जो मर गया, उसी ने कॉल की थी कि भाई आग लगे, सबको ले गया, बचाओ हमें। 2 बजे हम पहुंचे। आदित्य श्रीवास्तव नाम है उसका, दोस्त था मेरा, बेस्ट फ्रेंड था। उसने बोला कि भाई इसके बाद हम जल्दी पहुंचे, कुछ फायदा नहीं। पहले तो काफी कम थी और हम लोगों ने सब लोगों ने यहाँ पे फोन करा, लेकिन फायर ब्रिगेड ने टाइम लगा आने में? कम से कम 45 मिनट लग गया। एक बंदा ऊपर से गिरा था। कौन से फ्लोर से गिरा था? वो सबसे ऊपर वाले फ्लोर से गिरा था, उसकी कमर की हड्डी टूट गई। फायर ब्रिगेड टाइम से पहुंच जाती है। अपने बचाव के लिए मेरे भाई ने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया, सोचा कि बच जाएगा, पर उतनी देर में फायर ब्रिगेड पहुंच जाते तो शायद मेरा भाई हम लोग के साथ होता। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में सोमवार दोपहर को एक 3 मंजिला बिल्डिंग में लगी आग में झुलसकर 15 लोगों की मौत हो गई तो वहीं कई घायल हैं, जिनका इलाज केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। मृतकों में ज्यादातर छात्र शामिल हैं। मृतकों में कानपुर के 2 दोस्त भी थे, जिनका नाम सूरज भान और संयम था। जैसे ही बेटों की मौत की खबर घर पहुंची तो वहां कोहराम मच गया। परिजनों ने बताया कि दोनों लखनऊ में 3D डिजाइनिंग का काम करते थे। वहाँ पे जॉब करता था तो निकलने की कोई जगह नहीं बन पाई तो अंदर वहीं पे ही अंदर मौत हो गई। ये फ्राइडे की नाइट में आया है और संडे की रात में यहाँ से गया है और कल सोमवार को ये दोपहर का हादसा हुआ है लखनऊ में। फोन के माध्यम से वहाँ लखनऊ से फोन आया था कल रात 9 बजे, तो उसके द्वारा हम लोग को जानकारी हुई तो रात में 10 बजे हम लोग कानपुर से निकले हैं तो सुबह 7 बजे मिट्टी को लेकर के हम लोग यहाँ घर पे आए हैं। वहाँ पे नौकरी रिसेंटली कर रहा था लखनऊ में, उसको 4-5 साल से नौकरी कर रहा था और अपने परिवार में अकेला कमाने वाला था। और उसके अलावा जो हमारे मौसा जी थे, जो उनके फादर थे, उनकी डेथ हो गई थी 3 से 4 साल पहले। तो अपने परिवार में अकेला कमाने वाला था, पूरा परिवार चला रहा था और इस सिचुएशन में जो गवर्नमेंट की लापरवाही से उसकी मौत हो गई है, उसमें सबसे ज्यादा असर उसके परिवार पे पड़ा हुआ है। वहीं संयम के मामा मोहन सेठ ने बताया कि दोनों दोस्त उसी बिल्डिंग में 3D डिजाइनिंग का काम करते थे। संयम 10 दिन पहले ही दादी की मौत हो जाने पर घर आया था। उसके बाद अंतिम संस्कार के बाद वो वापस काम पर चला गया। लापरवाही तो हुई है, बिना लापरवाही काम तो हुआ नहीं, क्योंकि अगर गेट लगा होता, एक गेट लगा था, बच्चे नहीं निकल पाए, क्यों नहीं निकल पाए भाई? ये बिल्डिंगें बनेंगी उसमें मतलब कि ना फायर सिस्टम होगा ना कुछ होगा तो कैसे हो जाएगा? अब इतनी छोटी गलियों में जो है बिल्डिंगें बन रही हैं, ऑफिस बन रहे हैं, जब उसका कोई साधन ही नहीं निकलने का, बच्चे क्या करें? अग्निकांड में एनिमेशन सीख रहे आदित्य श्रीवास्तव की मौत होने पर उनकी मां ने कहा कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने चलते हुए बिल्डिंग को देखा। धुआं 2.5 घंटे तक निकलता रहा। बेटे की उम्र महज 25 साल थी। किसी का फोन भी वो नहीं उठा पा रहा था, न ही उससे फोन पर बात हो पाई। आदित्य की मां का कहना है कि सही समय पर अगर कोशिश की जाती तो आग बुझाई जा सकती थी। ये भी ध्यान दिया जाता तो हो सकता है बच्चे बच जाते। इन्हें मेहनत कर लिया थी, हाँ, बच्चे बचाए जा सकते थे। जॉब करता था। किस चीज में कुछ आपको? एनिमेशन कोर्स का ये स्टूडियो है, वहीं पे जॉब करता था। आप कितने बजे पहुंची हैं वहाँ पे? मैं पहुंच गई हूँ वही 2:20 पर। 2:20 पर तब तक धुआं आ रहा था, निकल रहा था? उसके बाद तो निकलता रहा, 2.5 घंटे निकलता रहा। अग्निकांड में अपनी जान गंवा चुकी कोलकाता की रहने वाली अनामिका के माता पिता, उनके रिश्तेदार मोर्चरी पहुंचे। अनामिका की मां का रो रो कर बुरा हाल है।
वो अपनी बेटी को याद करके बेहोश हो जा रही हैं। बड़ी से बड़ी सजा मिलना चाहिए। जो आपको जो ऑफिस है इसको ठीक से दिखना चाहिए था, कहाँ क्या है, नहीं इलेक्ट्रिक का सिस्टम है, ये है, ये सब दिखना चाहिए था। इसे आग लगी है, निकल नहीं सका, ये तो हम लोग का दुख है। एक लड़की को निकलने नहीं सका, इसे ही मर गया। लखनऊ अग्निकांड में अब्दुल रहमान नाम का युवक भी जिंदा जल गया। करीब 10 महीने पहले उसकी जॉब लगी थी, लेकिन किसे पता था कि बिल्डिंग में आग लगने से उसकी मौत हो जाएगी। तो अपने घर का एक लौता लड़का था, उसके फादर जो थे वो पैरालाइज थे। पैरालाइज की वजह से उसको जितनी सारी जिम्मेदारी, उसकी 2 बहनें थी, उसकी शादी हो चुकी है, वो सारी जिम्मेदारी वो अपना करता था। तो इसी वजह से उसको अभी रिसेंटली उसकी जॉब लगी थी, मुश्किल से 8-9 मंथ हुए थे। वो बहुत खुश था अपनी जॉब लेके, क्योंकि ठीक ठाक सैलरी मिल रही थी। लेकिन इतनी जल्दी ये सब हो जाएगा उसको भी नहीं पता था, ना हम लोग को पता था। लखनऊ के अग्निकांड में बाराबंकी के 2 युवकों की भी मौत हो गई। अम्मा और मोहम्मद शहजान ने हादसे में अपनी जान गंवा दी। घरों में मातम पसरा हुआ है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। हम न्यूज ही देख रहे थे, लखनऊ की घटना ही देख रहे थे। पता चला हमारे महल्ले का एक लड़का है, तब तो और भी अचंभित हुए कि भाई ये घटना तो बहुत दुखदायी सही है। ईश्वर से सब भाई बहनों में सबसे बड़े बेटे थे। हाँ, ये सबसे बड़ा बेटा, उनके परिवारजनों को सब्र दे, हिम्मत से काम ले। लखनऊ अग्निकांड में 15 मृतकों में एक 27 साल का नीलेश भी। लखनऊ के मार्टिन पूर्वा इलाके का रहने वाला नीलेश सॉफ्टवेयर का काम करता और सिखाता था। करीब 4 सालों से वो उसी सेंटर में काम करते हुए कल वो आग का शिकार हो गया। परिवार का कहना है कि अब जितनी जांच कर ली जाए, लेकिन नीलेश वापस नहीं आ सकता। मेरा बच्चा चाहिए हमको, बस मेरा बच्चा कहाँ मिलेगा। फायर ब्रिगेड टाइम से पहुंच जाती है अपने बचाव के लिए। मेरे भाई ने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया, सोचा कि बच जाएगा, पर उतनी देर में फायर ब्रिगेड पहुंच जाती तो शायद मेरा भाई हम लोग के साथ होता। फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची, इसके वजह से सब हो गया। तो ये पीड़ितों की आप बीती है, उनके अनुभव हैं, उनकी शिकायतें हैं, उनकी नाराजगी है। लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड ने न सिर्फ व्यवस्था की पोल खोल दी, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि चंद पैसों के लिए, लालच के आगे इंसानी जान की कीमत कुछ भी नहीं है। लेकिन इस बार सरकार और प्रशासन का रुख बेहद सख्त है। मुख्यमंत्री के कड़े तेवर के बाद गिरफ्तारियां हुई हैं, अफसरों को सस्पेंड किया जा रहा है और अवैध इमारतों पर बुलडोजर का साया मंडरा रहा है। महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। लखनऊ हादसे के चंद घंटों के भीतर ही मुख्यमंत्री के आदेश पर पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 2 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया। इस विशेष जांच दल में पर्यटन विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात और लखनऊ जोन के अपर पुलिस महानिदेशक प्रवीण कुमार शामिल हैं। टीम को 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। एसआईटी गठन के बाद ताबड़तोड़ एक्शन भी शुरू हो गया। इस मामले में कोचिंग संचालक कृष्णा जायसवाल, बिल्डिंग मालिक समेत 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 2 नामजद अधिकारियों की तलाश जारी है। पुलिस ने इन सभी लोगों पर गैर इरादतन हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। यही नहीं, लापरवाही दिखाने वाले अधिकारी भी कार्रवाई की मार से बचे नहीं है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 4 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है।
सस्पेंड होने वालों में से 2 एलडीए के, 1 ऊर्जा विभाग, 1 फायर विभाग के अफसर, जानकीपुरम के एएक्सईएन कलेक्शन गौरव कुमार, इंदिरा नगर एफएसएसओ कमलेंद्र कुमार सिंह, एलडीए एई अनिल कुमार और जेई प्रमोद पांडे पर कार्रवाई हुई है। लखनऊ अग्निकांड में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस इमारत को लेकर 2016 में अवैध निर्माण का मुकदमा दर्ज कराया गया था। पहले इमारत को गिराने का आदेश पास हुआ, लेकिन फिर इस आदेश को निरस्त कर दिया गया। जाहिर है आग सिर्फ शॉर्ट सर्किट से ही नहीं लगी, बल्कि भ्रष्टाचार के उस घालमेल से लगी है जो सालों से फाइलों में दफन था। अब इस मामले में जांच कमेटी गठित होने के बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा हुआ है। अब तक की जांच में सामने आया है कि इमारत में कोई भी इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। छत पर जाने का रास्ता भी ब्लॉक था, जिसकी वजह से लोग इमारत के अंदर ही फंस गए। ऑफिस का मुख्य गेट थंब इम्प्रेशन से खुलता था, लेकिन जब आग लगी तो सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। गेट का ऑटोमेटिक लॉक भी ब्लॉक हो गया, जिसकी वजह से लोग अंदर ही फंस गए। ये तो लापरवाहियों की शुरुआती लिस्ट है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, लापरवाहियों की ये फहरिस्त और लंबी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, NTV इंडिया। 20 दिन पहले देश की राजधानी दिल्ली में मालवीय नगर में आपने आग लगने की घटना और उसमें लोगों ने कैसे जान गंवाई वो देखा, और फिर अब लखनऊ में ये अग्निकांड। सवाल गंभीर हैं, सवाल बड़े हैं, लेकिन 15 मौत के साथ वो सपने भी राख हो गए जिन्हें संवारने के लिए बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में उस एनिमेशन सेंटर पहुंचे थे। लेकिन सवाल ये कि इस दर्द का, इस बर्बादी का, सिस्टम की नाकामी का असली जिम्मेदार कौन है? सोमवार की दोपहर उषा मेहता मार्ग, अलीगंज। सब कुछ सामान्य था। कोचिंग सेंटर के अंदर 20 से 24 साल के छात्र अपने भविष्य के सपनों बुन रहे थे। दोपहर के वक्त अचानक एसी डक्ट में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, क्योंकि पूरी बिल्डिंग में लकड़ी का काम और साउंड प्रूफिंग मटेरियल लगा था। आग तेजी से फैली। सबसे खौफनाक बात ये रही कि बिल्डिंग का मुख्य दरवाजा इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग सिस्टम से लैस था। जैसे ही बिजली कटी, दरवाजा जाम हो गया और अंदर मौजूद छात्र एक कंक्रीट के चैम्बर में फंस गए। आग पहले तो काफी कम थी और सब लोगों ने यहाँ पे फोन ऑन करा, लेकिन फायर ब्रिगेड ने लगा आने में कम से कम 45 मिनट लग गया। अच्छा। एक बंदा ऊपर से गिरा था। कौन से फ्लोर से गिरा था वो सबसे ऊपर वाले फ्लोर से गिरा था। उसकी कमर की हड्डी टूट गई। मतलब इनके हम लोग ने ईंटें से उठा के शीशे से फोड़े। अंदर बहुत धुआं था, इतना धुआं। तो जब शीशे अंदर चलता क्या था? लाइब्रेरी थी और पढ़ाई करते थे लाइब्रेरी। जी। कोचिंग थी। अच्छा, तो बच्चे गिरे, आपने गिरते हुए भी देखा? नहीं, गिरते हुए नहीं, हम लोग ने तार से उतारा था उन लोग। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। इस वक्त धुआं पूरे कमरे में भर चुका था। जो बच्चे फंसे थे उनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता तक नहीं था। वो बाहर की तरफ इस तरह धुआं इतनी तेजी से सीढ़ियों के रास्ते ऊपर चढ़ा कि बच्चों को बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। जान बचाने की जद्दोजहद में एक शख्स ने दूसरी मंजिल की खिड़की से नीचे छलांग लगा दी। वो नीचे खड़ा नहीं हो पाया, सीधे लोहे के ग्रिल पर गिरा और लहूलुहान हो गया। ये वीडियो बनाने के बजाय अगर थोड़ा ध्यान दे लिए होते तो आज इतने सारे बच्चे सब बच गए होते। मेरा बेटा भी आज जिंदा होता, मेरा बेटा भी होता दुनिया में। मेरी तो दुनिया उजड़ गई। कॉल आया था पापा को कि पापा बचा लो। जो इस मौत के कुएं से बाहर जिंदा निकल पाए, उनकी आंखों में अभी भी खौफ तैर रहा है, जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त अंदर क्या मंजर रहा होगा, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। अंदर की तस्वीरें देखिए, ये गड्ढा खुला हुआ है और इसी गड्ढे से डेड बॉडीज को निकाला गया था। ये वो कंप्यूटर सेंटर है जहां पर डेड बॉडीज मिली थी। अंदर की तरफ आग नहीं थी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये डेड बॉडीज मिली थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अंदर की तमाम। अंदर आग के बाद किस तरीके से सब कुछ बिखरा हुआ है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ।